हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस मेंस 2025 का जो हम डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चला रहे हैं उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो है इस प्रोग्राम को चलाने से पहले मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि किसी भी क्वेश्चन को सेलेक्ट करने से पहले मैं किस तरीके से उसके पीछे एनालिसिस करता हूं। क्या एनालिसिस होता है, कौन सा क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है या हमारे यूपीपीसीएस मेंस 2025 में आ सकता है, ये डिसाइड करने से पहले मैं किस प्रकार उसका एनालिसिस करता हूं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेके। आज पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार हम फिर सेलेक्ट करते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस यूपीपीसीएस मेंस 2025 में आ सकता है, उसके पीछे क्या बेसिस है, उसके पीछे क्या एनालिसिस है। तो टाइम को खराब करे हुए बिना और आपका सीधा चलते हैं, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को उठा के उसका एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के बेस पे किस तरीके से हम एक फ्यूचर का क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि भाई इस तरह का क्वेश्चंस हमारे यूपीपीसीएस मेंस 2025 में आ सकता है। देखते हैं, तो अगर हम एक पीवाईक्यू एनालिसिस के ऊपर बात कर रहे हैं और इसमें मैंने दो क्वेश्चन डाले हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब ये दोनों क्वेश्चंस एक्चुअली में किस चीज के ऊपर है? ये दोनों क्वेश्चंस हैं आपके पावर रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एक हमारा टॉपिक है पावर रिसोर्स, हमारी जो है जो ऊर्जा संसाधन है, और इंफ्रास्ट्रक्चर उससे रिलेटेड। तो पावर या ऊर्जा से रिलेटेड हमारे क्या रिसोर्स है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे हमें बात करनी है एक्चुअली में। ठीक है, तो अगर पावर रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मेंस में 2 बार क्वेश्चन अभी तक आ चुका है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में फिर क्वेश्चन आएगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, अवसंरचना वो अलग है, जिसमें आपका हाईवेज होता है, आपका एयरपोर्ट्स होता है, उस पर हम काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो अलग है, और उस पर मैंने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे। अब हम एक नया टॉपिक पकड़ रहे हैं और ये टॉपिक है पावर रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा संसाधन और उससे रिलेटेड अवसंरचना। इसके ऊपर अभी तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं और मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर अगर हम देखें तो क्या क्वेश्चन आया? पहला क्वेश्चन आया है जैव ऊर्जा को लेके कि उत्तर प्रदेश ने जैव विकास के लिए किस तरीके से क्या क्या पहले की हैं और क्या वो भविष्य में संभावना है कि जैव ऊर्जा कैसे विकसित की जा सकती है उत्तर प्रदेश में। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया यूपीपीसीएस मेंस 2023 में। ठीक है, उससे पहले यूपी स्पेसिफिक बहुत छोटा था तो बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था, तब भी इसमें क्वेश्चन आया एक। अब अगर आप देखें तो यूपीपीसीएस मेंस 2019 में भी एक क्वेश्चन आया कि सौर ऊर्जा के विकास के हेतु वर्तमान पहले कौन से ले रही है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश मेंस में अभी तक 2 बार क्वेश्चन आ चुका है पावर रिसोर्स को लेके। एक क्वेश्चन आया है सौर ऊर्जा के रिलेटेड और एक आया है आपका बायो रिसोर्स से रिलेटेड या बायो एनर्जी से रिलेटेड। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में देखें तो देखो, उत्तर प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, नवीनीकरण ऊर्जा के अंदर, भाई यही 2 तरह की एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बायो रिसोर्स उसके पास बहुत ज्यादा है और एक सोलर रिसोर्स उसके पास बहुत ज्यादा है। ये 2 क्वेश्चंस अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आपका बहुत ज्यादा एनर्जी के रिसोर्स उत्तर प्रदेश के पास है ही नहीं। दोनों पे क्वेश्चन पूछ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस टॉपिक के अंदर से आता है तो क्या आना चाहिए, क्या आएगा और किस तरीके से इस पे एक फ्यूचर में क्वेश्चन बनेगा, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो इसी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि दोनों रिसोर्स के ऊपर बात हो चुकी है, तो उसी के कंटेक्स्ट में हमने एक क्वेश्चन डेवलप किया है इस हिसाब से। क्योंकि हमने देखा, जो जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई देखो, यूपी में 2 इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, एक आपका बायो एनर्जी है और एक आपकी सोलर एनर्जी है, और बायो और सोलर एनर्जी दोनों के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा तो ऑब्वियसली अब ये क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में जो नवीनीकरण ऊर्जा है, अब पूरा ओवरऑल उठा लेगा कि भाई ये बताओ उत्तर प्रदेश में टोटल नवीनीकरण ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी का क्या सिनेरियो है, क्या स्थिति है। अगर नवीनीकरण ऊर्जा की बात करें तो क्या संभावनाएं हैं और इसके संवर्धन हेतु उत्तर प्रदेश क्या कार्य कर रहा है। क्योंकि हमें पता है कि या तो बायो एनर्जी पे पूछ सकता था या सोलर एनर्जी पे, उन दोनों पे पूछ चुका है। अगर इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली यही क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश पे
रिन्यूएबल एनर्जी का क्या उत्तर प्रदेश कैसे प्रयास कर रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है, क्या उसकी स्थिति है, इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एक बात और भी है इसमें इंपॉर्टेंट, क्योंकि उत्तर प्रदेश लगातार अपनी नवीनीकरण ऊर्जा पर प्रयास कर रहा है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, अगर आप उनकी चीजों को ट्रैक करते होंगे तो आप देखोगे कि वो लगातार फोकस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत तेजी से बढ़ाना है, क्योंकि जो अगर इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स में देखें तो वहां रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरा फोकस है, सेम उसी तरह योगी जी का भी रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है। अगर आप उनकी न्यूज का एनालिसिस करेंगे तो देखोगे आपने कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेके बार बार उस पर एनालिसिस कर रहे हैं, बार बार जो है मीटिंगें चल रही हैं, उसका एक तरीके से रिव्यू लिया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है, इसका मतलब उसका क्वेश्चन बनना बहुत लाजमी है, बनेगा जी इसके ऊपर। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, बायो पे पूछ चुका है, सोलर पे पूछ चुका है, तो भाई ऑप्शन ये भी बचा है कि अब ओवरऑल पे पूछेगा कि ओवरऑल नवीनीकरण ऊर्जा में उत्तर प्रदेश क्या कार्य कर रहा है, क्या संभावनाएं हैं। वही क्वेश्चन आज हमने बनाया है। अब आप इजीली समझ गए होंगे कि हम क्वेश्चन किस प्रकार डेवलप कर रहे हैं। ठीक है जी, हो गया। अब बात आती है कि फिर जब नवीनीकरण ऊर्जा की बात करेंगे तो इसमें हमें क्या इंट्रोडक्शन लेना चाहिए, अब बात इस पे आती है। तो वही हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई अगर आप देखें क्योंकि मैंने बताया था कि नवीनीकरण ऊर्जा की बात करेंगे अगर उत्तर प्रदेश में तो दो चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, एक तो सोलर एनर्जी, एक बायो एनर्जी। ठीक है, वही हम बात करेंगे। तो हम कहेंगे भाई देखो, अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो पिछले एक दशक में नवीनीकरण ऊर्जा का बहुत तेजी से प्रचार और प्रसार हुआ है, और मुख्यतः सोलर एनर्जी जो सौर ऊर्जा है उसका सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है पिछले एक दशक में। अगर आप देखें तो सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्शन था वो 10 टाइम हो चुका है। लगभग 280 मेगावाट आपकी सोलर एनर्जी डेवलप होती थी पहले, और अब वही जो है लगभग 2600-2700 मेगावाट की सोलर एनर्जी उत्तर प्रदेश इस टाइम डेवलप कर रहा है। ये हमने बता दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, क्योंकि सोलर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम सोलर में और आगे बढ़े तो हम कहेंगे कि अगर रूफ टॉप में जो सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश इस टाइम, अगर आपका इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो तीसरा सबसे बड़ा स्टेट है। और इसी के अलावा आप बायो एनर्जी में भी देखें तो उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है। तो हमने बोल दिया कि भाई सोलर और बायो दोनों एनर्जी में उत्तर प्रदेश एक बेहतरीन पोजीशन रखता है, और उसी को हमने इंट्रोडक्शन में डाल दिया। डन, बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने बताया था कि भाई थोड़े से फ्लो चार्ट, कुछ मैप, कुछ फिगर बनाना बहुत जरूरी है। और इस कंटेक्स्ट में जब हम ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, नवीनीकरण ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो कुछ हम जो है यहाँ मैप बना सकते हैं। तो हम इसका मैप बना रहे हैं कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन का टारगेट क्या है उत्तर प्रदेश का, ये हम दिखा सकते हैं। क्या चाहता है उत्तर प्रदेश, तो अब अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो सोलर पार्क, तो 14,000 मेगावाट के आसपास के हम सोलर पार्क बनाएंगे। सोलर पार्क इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश को लेके। ठीक, अब सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो सोलर पार्क के बारे में जब आप सोलर एनर्जी का क्वेश्चन पीवाईक्यू में कर रहे होंगे तो वहां सोलर पार्क पे स्पेशल फोकस दे लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि पीवाईक्यू में सोलर एनर्जी पे ही पीवाईक्यू रिपीट कर दे, लेकिन उसमें अब की बार सोलर पार्क को जोड़ के दे दोस्त। तो क्योंकि टारगेट बड़ा है, 14,000 मेगावाट के सोलर पार्क स्टैब्लिश करेगा उत्तर प्रदेश, ये साफ हमें यहां दिख रहा है। इसके बाद अगर आप देखें तो रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर के हिसाब से देखें तो इसमें भी 4,500 मेगावाट का टारगेट है। अब इसमें हम सीधा सीधा ऐसा मैप बना देंगे, जब हम फिगर में दिखाएंगे एक मैप, इसके ये लिख देंगे, एक छोटा सा ऐसे डायग्राम बना देंगे, फिर इस पर लिख देंगे 4,500 मेगावाट के आसपास रूफटॉप एनर्जी जरूरी है। फिर नॉन रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर की बात करें तो नॉन रेजिडेंशियल में भी बहुत फोकस है, यहां भी 1,500 मेगावाट के आसपास जो है इसमें प्रयोग है। एग्रीकल्चर सोलर पंप का टारगेट देखें तो एग्रीकल्चर सोलर पर टारगेट पे भी लगभग 2,000 मेगावाट का टारगेट है। तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी को लेकर
बहुत तेजी से फोकस किया जा रहा है और सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स ना सोलर एनर्जी में ही है उत्तर प्रदेश में। बायो एनर्जी में भी काफी ज्यादा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जब सोलर एनर्जी के बारे में हम बात करी, सोलर पार्क, नॉन रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे पीएम कुसुम स्कीम है, इसके तहत जो है सोलर एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके से आप इसमें एक डायग्राम बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं और उससे दिखा सकते हैं। तो आगे आएंगे। अब हमने बात की थी अभी सोलर पार्क की, तो चाहें तो हम सोलर पार्क को लेके एक मैप बना सकते हैं उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अब सोलर पार्क देखो, तो आप देखो भाई, देखो जितने भी सोलर पार्क बन रहे हैं, कहां कहां सोलर पार्क बन रहे हैं आप यहां देख पाओगे। इस पर्टिकुलर एरिया में सोलर पार्क बन रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में सोलर पार्क बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए अगर आप देखें तो जितनी भी सोलर एनर्जी है उसका मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट्स इस एरिया में ही एग्जिस्ट करता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला जो एरिया है, यहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल है दोस्त। तो वहीं सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी के लिए पार्क भी बनेंगे, वहीं सबसे तेज ज्यादा सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट होगा। यही सारी चीजें सोलर एनर्जी को लेके हो रही हैं, साथ साथ में सोलर सिटी भी बन रही हैं। ये सारा कंटेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे। तो यहां अगर आप देखें तो कानपुर में, कानपुर देहात में, जालौन में, झांसी में, इसी तरीके से देखें मिर्जापुर वाले एरिया में, महोबा वाले एरिया में, ललितपुर वाले एरिया में आपके लगातार प्लांट बन रहे हैं। एक पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट भी हम देख रहे हैं यहां, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। अगर आप सोनभद्र वाले एरिया में देखें तो सोलर एनर्जी के साथ साथ, सोलर पार्क के साथ साथ एक पंप स्टोरेज फैसिलिटीज भी चल रही है दोस्त। ये एक तरीके से हाइड्रो पावर से रिलेटेड है, आपकी जल विद्युत से रिलेटेड है, वो भी हम आगे बात करेंगे क्या है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जल विद्युत को लेके और इस चीज को लेके यहां काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट्स एग्जिस्ट करता है उत्तर प्रदेश में। और बायो एनर्जी के बारे में देखें तो ना, बायो एनर्जी की कंडीशन ये है कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में बायो एनर्जी के प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के बड़े जो पार्ट बच जाता है ना, उसी के ऊपर बायो एनर्जी बनती है। गोबर बच गया या आपका एग्रीकल्चर के बाद जो है उसमें से कुछ रेजिडुअल बच गया, तो ये सारी चीजें, तो ओवरऑल बायो एनर्जी तो पूरे उत्तर प्रदेश में है। उसमें आप ऐसे नहीं कह सकते कि बुंदेलखंड में ज्यादा है, वेस्टर्न में ज्यादा, उत्तर प्रदेश में ज्यादा, उत्तर में ज्यादा है, ऐसा नहीं है। बायो एनर्जी का रिसोर्स ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता है, लेकिन सोलर एनर्जी का रिसोर्स स्पेसिफिक एरिया में एग्जिस्ट करता है। इस कंटेक्स्ट में हम सोलर पार्क वाली चीज को फिगर में दिखा सकते हैं अगर चाहें तो। अब आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश में नवीनीकरण ऊर्जा का क्या, कौन से प्रमुख क्षेत्र है, पहले इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी उत्तर प्रदेश के पास है। हमने कहा था देखो, रिन्यूएबल एनर्जी में देखें तो 3 तरह की रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज्यादा है। एक सोलर एनर्जी, एक बायो एनर्जी और एक स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट। ये 3 ही मुख्यतः आपकी जो है एनर्जी है उत्तर प्रदेश के पास। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सोलर के बारे में जब बात करेंगे, सोलर ऊर्जा के बारे में, तो भाई आपको पता ही है, देखो सोलर एनर्जी उत्तर प्रदेश की एनर्जी का मुख्य आधार है। हमने सोलर की कंडीशन में देखें तो अयोध्या को एक मॉडल सिटी के रूप में स्टैब्लिश किया है, और अब अयोध्या के बाद 16 शहर और मिलाकर तो ये 16-17 मॉडल सिटी बनाए जा रही हैं सोलर एनर्जी को लेके। तो इस तरीके से हम देखें, मॉडल सिटी बना दिया हमने और 17 निगमों को जो है सोलर सिटी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। और जो ये सिटी हैं सोलर सिटी, ये मुख्यतः आपके या तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, या आपके जो है एक तरह से बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले एरिया में ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में आप ले सकते हो। इसके बाद बायो एनर्जी वाला कंसेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बायो एनर्जी भी उत्तर प्रदेश में उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी सोलर एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अब बायो एनर्जी के कंडीशन में देखेंगे तो क्योंकि उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, गन्ना की खेती होती है, आपकी गेहूं की खेती होती है, धान की खेती होती है, इन सारी खेती के कंटेक्स्ट में अगर आप चीजें देखेंगे तो आप पाओगे कि इसका अवशेष काफी हद तक बचा रहता है, और ये जो अवशेष बचा होता है उसी के हिसाब पे आपकी जो है जैव ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगर आप देखें तो लगभग 2300 मेगावाट से अधिक का उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश इस टाइम बायो एनर्जी से कर रहा है। गन्ने से रिलेटेड खोई बची, उसके ऊपर जो है इन्होंने प्लांट बना दिए, इसी तरीके से गोबर प्लांट बना दिए, बायो बेस्ड प्लांट बना दिए। ये सारे के सारे आपके, या जो है जैसे
बचा आपका चावल, चावल की भूसी बची, तो चावल का बचा हुआ भूसी उससे आपका जो है एनर्जी बना दी। तो इस तरीके से जो हमारा वेस्ट बचता है एक तरीके से एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्षेत्र में, उसी को हम बेटर तरीके से यूज कर लेते हैं और वही आपकी मुख्यतः बायो एनर्जी कहलाती है। अब बायो एनर्जी में भी अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स है, उत्तर प्रदेश बड़ा काम कर रहा है। उसके बाद लघु जल जो आपके जो है हाइड्रो पावर प्लांट है, लेकिन छोटे साइज के हाइड्रो पावर प्लांट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यतः छोटे ही हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं और वो रिन्यूएबल एनर्जी में वही आते हैं। तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 150 मेगावाट की लघु संभावनाएं हैं और वे मुख्यतः किसी स्थानीय छोटे छोटे जगह पर, जैसे गंगा में, यमुना पे, इस तरीके से, और छोटी छोटी नदियों पर, शारदा है, इस तरह की नदियों के ऊपर हमने छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्लांट बनाए हैं। वो भी नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई कि भाई 3 तरह की मुख्यतः एनर्जी होती है उत्तर प्रदेश पे, और आपने दिख भी गया। और 2 मुख्य एनर्जी सबसे ज्यादा है, सोलर एनर्जी और बायो एनर्जी। ठीक है, वो दोनों हमने शुरू में भी PYQ भी इसी के ऊपर आए हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट थी, इसका मतलब यही आनी थी। अगर आपको समझना चाहिए था पहले से, अगर आप एनालिसिस करते तो आपको पता था कि भाई अगर क्वेश्चन आएगा एनर्जी रिसोर्स पे तो या तो सोलर एनर्जी पे आएगा या आपका बायो एनर्जी पे आएगा, उन दोनों पे आ चुका है। अब ओवरऑल रिन्यूएबल पे आएगा जो हम बात कर रहे हैं। ये हम हो सकता है कि आपको यूपीपीसीएस मेंस 2025 में देखने को मिले। ठीक है, अब आप जरा देखते हैं, अब इसकी संभावना पे भी बात करते हैं कि भाई ठीक है, हमने बता तो दी ये वाली एनर्जी है, लेकिन इन एनर्जी की संभावनाएं क्या हैं, कहां तक ले जा सकते हैं, क्या स्कोप है उत्तर प्रदेश में, ये सारी बातें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात तो भाई महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है इसके ऊपर। ये देखिए, अभी अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी आपकी पॉलिसी आई थी और उस पे उत्तर प्रदेश ने कहा था लगभग हम 20 से 22 हजार मेगावाट आपकी सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं और हम ये 2027-28 में अचीव कर लेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने कहा। और अभी टारगेट आया है कि भाई देखो, राज्य ने पूरी नवीनीकरण ऊर्जा की अगर क्षमता की बात करो, लगभग 22 से 33 गीगावाट 2030 तक आपका 22 से 23 गीगावाट के आसपास की क्षमता क्रिएट कर लेगा। मतलब अगर जब ये देखो, जब 2030 में जब इंडिया के पास 500 गीगावाट की एनर्जी होगी, 500 गीगावाट, जब 2030 में पूरा इंडिया 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त कर लेगा, उसी 2030 के टारगेट में उत्तर प्रदेश भी कह रहा है कि लगभग 30 गीगावाट एनर्जी तो रिन्यूएबल एनर्जी तो भैया हम भी बना लेंगे। ठीक, तो उत्तर प्रदेश भी चाह रहा है कि लगभग 25 से 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उसके पास हो जाए। ये एक बड़ा टारगेट है। जैसे इंडिया ने एक बड़ा टारगेट रखा है 500 गीगावाट, उत्तर प्रदेश ने भी एक बड़ा टारगेट रखा है 30 गीगावाट। और इस 30 गीगावाट में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करेगा? ऑब्वियसली बात है, सोलर एनर्जी और बायो एनर्जी ही ये कार्य करने में महत्वपूर्ण रोल करेंगी। अब ये करेंगी तो इसी के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले सोलर की संभावनाएं देखते हैं, क्योंकि टारगेट तो हमने बड़ा सेट कर दिया भाई, ये तो पक्की बात होगी। उसमें टारगेट बड़ा सेट किया है ना, लगभग 30 गीगावाट जो है प्रोड्यूस करने की वो हमारा टारगेट है। तो जब टारगेट बड़ा अचीव किया है तभी तो संभावनाएं बड़ी बनेगी। अब अगले वर्ष देखते हैं सोलर एनर्जी में क्या संभावना है उत्तर प्रदेश के पास। अभी हम सोलर में पीछे देख के भी आ चुके हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा जो आपके दिन हैं उसमें आपका सोलर एनर्जी अवेलेबल है मैक्सिमम उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, और मुख्यतः बुंदेलखंड और बघेल वाले खंड वाले एरिया में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत सारे प्रस्तावित सोलर पार्क अभी हम देख चुके हैं, ये लगातार स्टैब्लिश हो रहे हैं जो सोलर एनर्जी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं दोस्त। तो ये भी संभावना है। तो सोलर एनर्जी की तो पूरी संभावना हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ना जो जैव ऊर्जा है, क्योंकि अगला टारगेट जैव ऊर्जा ही होगा भाई, और जैव ऊर्जा और उसके साथ सर्कुलर इकोनॉमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि यही दो तो करेंगे भाई। या तो हमने एक तो टारगेट बड़ा रखा है, इसका मतलब गवर्नमेंट चाह रही है, वो संभावनाएं बनाएंगी।
सोलर में बड़ी संभावनाएं बन गई, अब बायो एनर्जी में कौन सी बड़ी संभावनाएं हैं उसकी बात करेंगे हम। तो हम कह रहे हैं जैव ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा प्रदान ही नहीं करती, जैसे पराली जलाने वाला इशू है। अब पराली जलाने वाले इशू को अगर आप देखें तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में उसे बायो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये एक बड़ी समस्या है, और बायो एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जैसे ये बायो एनर्जी में कन्वर्ट होगी ये भाई सर्कुलर इकोनॉमी बना देगी, और गवर्नमेंट यही तो कर रही है। अब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पराली जलाने से जो पर्यावरण वाली समस्या होती थी, जो वेस्ट बनता था, उसे हम सर्कुलर इकोनॉमी के थ्रू उसे हम यूज करेंगे एनर्जी बनाने में, वेस्ट टू एनर्जी, जो कि मोदी का भी टारगेट है, यही अब हमारे योगी जी ने भी अपना टारगेट बना लिया है। अब इस कंटेक्स्ट में देखें तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास बहुत संभावनाएं, और ऑलरेडी उत्तर प्रदेश आपका एक तरह से एग्रीकल्चर बेस्ड जो है इकोनॉमी है ही, तो ये अपना बहुत सारा यूज कर लेगा। इसके बाद और कहां संभावनाएं हैं भाई? विकेंद्रित ऊर्जा में भी हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं एग्जिस्ट करती हैं। इसमें क्या है? इसमें कई सारी चीजें हैं। जब हम क्षेत्रीय वाले क्षेत्र में, लोकल वाले एरिया में एनर्जी की बात करते हैं, जैसे इसमें आपके छोटे आपके जो हमने बात की थी हाइड्रो पावर प्लांट है, इसी तरीके से सौर माइक्रो ग्रिड, मतलब हम क्या करें, सौर एनर्जी बनाए, जैसे वही रूफ टूफ वाला बना दे, भाई मतलब बड़ी बड़ी कोई इंडस्ट्री है उनके सारे ऊपर जो है, या मेट्रो है, RRTS है, उसके ऊपर आपने रूफ टॉप पे लगा दिया और एक माइक्रो ग्रिड बना दी, ठीक है। सौर पंप भी बना सकते हैं, सौर पंप के थ्रू भी, जो PM कुसुम के थ्रू चल रहा है, पंप को बनाने के लिए मतलब पंप को चलाने के लिए सोलर एनर्जी से चला दे, PM कुसुम के अंदर चल रहा है। ऑफ ग्रिड प्रणाली सिस्टम है जो ग्रामीण एरिया में है, उसमें हम क्या करते हैं, ऑफ ग्रिड आपका हो जाएगा। इससे क्या होगा? इससे होगा कि जो लोकल एरिया में हम डीजल वाली चीज करते हैं, जहां एक्चुअली में अभी तक ग्रिड एग्जिस्ट ही नहीं करती है, पावर सही से पहुंच नहीं पा रही लोकल एरिया में, ग्रामीण एरिया में मुख्यतः वहां डीजल का यूज किया जाता है। डीजल वाले सिस्टम को हम कंप्लीटली हटा देंगे और उन सभी जगह हम लोकल एरिया पे विकेंद्रीकृत स्तर पे कुछ छोटे छोटे नवीनीकरण ऊर्जा का डेवलपमेंट करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश करने की कोशिश कर रहा है, और ये सारी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के पास एग्जिस्ट करती है। उसके बाद इससे तकनीकी अवसर भी बनेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, जब हम सौर एनर्जी को बढ़ाएंगे, बायो एनर्जी से बढ़ाएंगे, तो उसका डेवलपमेंट भी करेंगे। जैसे सोलर फोटोवोल्टिक आपका जो आपकी जो उसका पैनल होते हैं, सोलर पैनल बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बायो एनर्जी प्लांट बनेंगे, उसके बायो एनर्जी प्लांट भी डेवलप होंगे, तो भाई उससे रिलेटेड इंडस्ट्री डेवलप होंगी ना, और उससे रिलेटेड डेवलप होंगी इंडस्ट्री, रोजगार मिलेंगे लोगों को, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब ये भी संभावनाएं हमारे उसमें है, और इससे औद्योगिक विकास आपको बढ़ेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं संभावना बढ़ाती है। भाई गवर्नमेंट तो यही चाहती है ना कि रोजगार उत्पन्न हो। अब रोजगार रिन्यूएबल एनर्जी में, रोजगार ग्रीन एनर्जी में होना चाहिए, तभी ये रोजगार सस्टेनेबल होगा। और मैंने जब आपको रोजगार की बात की थी, तो मैंने आपको एक चीज डेवलप की थी, ग्रीन इकोनॉमी। उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा ग्रीन इकोनॉमी पे फोकस कर रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी में फोकस कर रहा है, वो यहां दिखना चाहिए। आप चाहो तो यहां मेंशन कर सकते हो कि भाई उत्तर प्रदेश इस तरीके से ग्रीन इकोनॉमी को डेवलपमेंट कर पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके विकास हेतु किए गए प्रयासों पर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से प्रयास किए गए हैं अब तक, क्योंकि इसने पूछा, अब तक इसने क्या पूछा था, कौन कौन से क्षेत्र हमने बता दी, संभावनाएं भी डिस्कस कर ली। अब अगला टारगेट ये है कि भाई संभावना तो होगी, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक प्रयास क्या किया है इन संभावनाओं को भुनाने के लिए। तो भुनाने के लिए देखते हैं, तो सबसे पहला प्रयास आपका क्या है, सबसे पहला प्रयास है नीतिगत ढांचा और रणनीतिक दृष्टि। सबसे पहले हम जब डिस्कस करते हैं प्रयासों में, तो जो पॉलिसी है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी। तो हमें सबसे पहले जब भी हम गवर्नमेंट का प्रयास करें, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई पॉलिसी पता हो, रणनीति पता हो जो गवर्नमेंट कर रही है, सबसे पहले गवर्नमेंट के प्रयास में वही डालनी चाहिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि भाई ये देखो कि कौन सी पॉलिसी इसके लिए चल रही है, कौन से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, ये सबसे पहला पॉइंट बनाना चाहिए हमेशा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है पॉलिसी। अगर पॉलिसी सही बन गई तो बाकी सारी चीजें भी बनती चली जाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है, पॉलिसी ही नहीं बना रही है, तो दोस्त कैसे आप मान सकते हैं कि वो चीज डेवलप होगी जब गवर्नमेंट प्रयास ही नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले पॉलिसी हमने पता है, सोलर में आपका सारी पॉलिसी लिख दो। उत्तर प्रदेश की सोलर एनर्जी 2022, जिसमें 22,000 मेगावाट का आपका टारगेट है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति भी बना सकते हो, ये हमारे यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन बढ़ाने की भी लगातार कोशिश चल रही है, वो भी आपके सामने आएगी। दीर्घ
काल अगर आप देखें तो 2047 में हम क्या चाह रहे हैं, सभी शहरों को सोलर सिटी में भी कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह के प्रोग्रामों को आपको यहां से डिस्कस करना चाहिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है या लॉन्ग टर्म विजन है। तो यहां हमने दिखाया लॉन्ग टर्म विजन, सोलर सिटी बना देंगे सारे सिटियों को 2047 तक। ठीक इसी तरीके से हम ग्रीन हाइड्रोजन को भी बढ़ा लेंगे, सोलर एनर्जी को भी बढ़ा लेंगे। चाहो तो आप बायो एनर्जी भी डाल सकते हो। बायो एनर्जी जो है 2022 में बायो एनर्जी का भी जो है पॉलिसी उत्तर प्रदेश में आई थी। तो ये सारी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, सारे नहीं दे सकते, कुछ दे दीजिए। उसके बाद क्रियान्वयन तंत्र और कुछ और योजनाएं। देखो जब पॉलिसी बनेगी उसका इंप्लीमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो आप जनरली जब कोई पूछता है कि भाई उत्तर प्रदेश ने रिन्यूएबल एनर्जी में क्या प्रयास किया, आप जनरली सीधे कुछ स्कीम बता देते हो। दोस्त स्कीम बता नहीं, आपने 5-7 स्कीम बता दी, आप सोचेगा हो गया डन। वो अच्छा आंसर नहीं है दोस्त। अच्छा आंसर जब है जब उसमें मल्टीपल डायमेंशन खुले हों। अब इसमें हम एक डायमेंशन नीतिगत खोलेंगे, एक क्रियान्वयन पे खोलेंगे, फिर कुछ और नए इनिशिएटिव स्कीम्स पे खोलेंगे। ये ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर, ज्यादा आयाम इसमें खुलते हुए दिखेंगे आपको, तभी आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो यहां आयाम खुल रहे हैं। अब हमने क्रियान्वयन नया टॉपिक डाल दिया है। हमने कहा देखो भाई नवीनीकरण के लिए बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं जिसमें 100% स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प शुल्क लैंड फ्री में दी जा रही है, सस्ते दरों पर दी जा रही है। ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, क्रियान्वयन अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से सूर्य मित्र योजना चलाई हमने, ठीक है, ताकि मानव संसाधन को विकास किया जा सके, नए मतलब स्किल्ड लोगों को डेवलप किया जा सके आपकी जो है सोलर एनर्जी के अंदर। इसी तरीके से हमने कुछ इनोवेटिव प्लान भी चलाए हैं, वे भी कुछ कर रहे हैं हम। क्रियान्वयन करने में इनोवेशंस भी ला रहे हैं, नवाचार भी ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं, जैसे एग्रीवोल्टिक मॉडल है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भूमि है जिस पे मतलब ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, खराब भूमि पड़ी है, उस पर हम जो है एक तरीके से सोलर एनर्जी का प्लांट लगा दे रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं एग्रीवोल्टाइक मॉडल। इससे क्या होगा, ऊर्जा भी उत्पादन हो जाएगी और कृषि का भी विकास हो जाएगा या उसके साथ एडजस्ट होकर हो जाएगा। इसके बाद ये की क्लियर होगी। तो हमने कुछ क्रियान्वयन भी ले लिया, कुछ स्कीम भी ले ली जो हम जो है आजकल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाली चीजें देख रहे हैं आप, इसमें आप जोड़ सकते हैं। एक दो चाहो तो और जोड़ सकते हो उसमें कि भाई आप कह सकते हो कि सोलर सिटी बना रहे, लेकिन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो दोबारा रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। हम संभावनाओं में डिस्कस कर चुके हैं, इस तरीके से चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो अब हम नए तरीके से इसको जो है खोल रहे हैं कि भाई किस किस तरीके से आपकी आनी चाहिए। तो फिर संस्थागत और निगरानी व्यवस्था है। संस्थागत व्यवस्था कैसा है, तो संस्थागत व्यवस्था भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि भाई यूपी नेडा आपने बनाई है गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश जो इसकी नोडल एजेंसी है, और इसके साथ साथ बहुत सारी संस्थागत सिस्टम स्टैब्लिश किए जा रहे हैं सेंट्रल पॉलिसी के लिए, जैसे पीएम कुसुम स्कीम होगी, राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर योजना होगी। इन सभी राज्यों पर स्पेशली रूप से इसे लगाया जा रहा है। ये हमने सारी चीज देख ली दोस्त। अब तक हमारी सारी चीजें खुल के आ गई हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। कौन कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं, क्या क्या उनकी संभावनाएं हैं, किस किस तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, सारे हमने कवर कर लिए हैं। ये सारा हमने क्यों किया है कि हमने एक क्वेश्चन बनाया है जिसके बेस पे हम लगभग सारी चीजों को कवर कर ले रहे हैं। ये फायदा है, ठीक। क्वेश्चन बड़ा है और मैंने इसमें सारे डायमेंशन कवर करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा टारगेट है अपना जो है पेपर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कंप्लीट करना। इसलिए जो मैं क्वेश्चन बनाता हूं वो उस तरीके से बनाता हूं, एक तो फ्यूचरिस्टिक हो, आने वाले टाइमों में आए, दूसरा उस क्वेश्चन में उस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम आयाम कवर हो जाए, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने आप उसको बेटर हैंडल कर सकें, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है। क्वेश्चन बनाने का एक टारगेट है मेरा, एक क्वेश्चन बनाने के पीछे एक विजन है, क्वेश्चन बनाने के पीछे एक फैक्ट है, एक डाटा है, उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं कंक्लूजन में। अब कंक्लूजन में क्या करेंगे भाई, अभी देखो इतनी सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इन सारी चीजों में पॉजिटिव चल रहा है भाई, कुछ निगेटिव भी तो होगा, कुछ चैलेंज भी तो होंगे, लेकिन क्वेश्चन ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है। अब मैं चैलेंजों को अलग से नहीं लिखूंगा, लेकिन अगर आप चाहो तो कंक्लूजन में ही चैलेंज और समाधान दोनों दे सकते हो। उसको मैंने यहां इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। कई बार इस तरह के कंक्लूजन या निष्कर्ष आपको बहुत फायदा देंगे। जैसे अब देखो जरा इस कंक्लूजन को देखो, ये बड़ा स्मार्ट कंक्लूजन है जिसमें समस्या भी दी गई है और साथ साथ समाधान भी दिया गया है। जहां आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस ना हो और आपको चीजों को भरना हो, गागर में सागर भरने वाली बात आपको करनी हो, वहां इस तरीके से हम सॉल्यूशन और निष्कर्ष दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका, देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा। हम कह रहे हैं यदि भूमि अधिग्रहण की समस्या, ग्रिड की समस्या, मतलब आपकी जो रिन्यूएबल ग्रिड होती है उसकी समस्या, और
इसके लिए इन्वेस्टमेंट और वित्त से जो अगर से रिलेटेड सारी चुनौतियां का अगर समाधान कर लिया जाए, तो मैंने समस्याएं बता दी, शॉर्ट में बता दी कि भाई सबसे बड़ी समस्या है भूमि अधिग्रहण, उसके साथ साथ वित्त का निवेश सबसे बड़ा समस्या है, और इसके साथ साथ आपकी रिन्यूएबल ग्रिड को मेंटेन करना भी एक बड़ी समस्या है। अगर ये समस्या को समाधान कर ली जाए, सारी समस्याएं बता दी, समाधान के बाद चल रहा है, अब आगे समाधान पे चल गए, तो उत्तर प्रदेश न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है, बल्कि भारत की स्वच्छ ऊर्जा को प्राप्त करने का जो टारगेट है 2030 तक, दोस्त लगभग आपका 2030 तक 500 गीगावाट, उसमें भी बड़ा योगदान प्ले कर सकता है। इस तरीके से आप जो है हमारे एक निष्कर्ष में ही दो चीजें हमने समाहित कर ली है। एक तो मैंने समाहित कर लिया है चुनौतियां, और वहीं उसके साथ साथ उसी का समाधान। इस तरह के निष्कर्ष अगर आप दोगे तो देखोगे आप इस तरह के क्वेश्चन में आपने लगभग सारी चीजें आपने जो है एक तरीके से इंक्लूड कर ली है, और ये बहुत ही समावेशी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इस तरह का आपका क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, आप डेली आंसर राइटिंग करते रहिए। इसी तरीके से पीवाईक्यू के बेस पे हम क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे, और उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है, और उसी तरह के क्वेश्चनों पे हम लगातार राइटिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।